हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, एक बच्चे का जन्म का हिंदी रूपांतर लेकर आया हूँ और इसकी लेखिका हैं जर्मेन ग्रियर। तो पहले मैं लेखिका के विषय में कुछ बता दूँ और उसके बाद मैं इस लेख का रूपांतर प्रारंभ करूँगा। तो जर्मेन ग्रियर का जन्म 1939 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध महिलावादी लेखिका हैं। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं द फीमेल यूनक, सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी और द चेंज। वे महिलाओं के जीवन के सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों को तलाशती हैं। उनका मानना है कि सामाजिक सांस्कृतिक रीतियों को पुरुष की सुविधाओं के अनुरूप बनाया जाता है और वे महिलाओं को दबाती हैं। यह रचना पूर्व और पश्चिम के सांस्कृतिक परिवेशों में बच्चे का जन्म और माता पिता और बच्चे के संबंध को तलाशती है। तो मैं अब रूपांतर प्रारंभ करता हूँ और यदि आपके हाथ में पुस्तक होगी और यदि आप देखते चलेंगे तो यह लेसन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आता जाएगा। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। पारंपरिक समाजों में बच्चे के जन्म को संभालने के तरीके अनेक और अलग हैं। उनकी उपयोगिता इस तथ्य पर आधारित होती है कि उन्हें सांस्कृतिक रूप से और सबों द्वारा स्वीकार किया जाता है, जिसके कारण माँ को मानसिक बोझ नहीं होता है उससे संबंधित सारी प्रक्रियाओं से गुजरने का। यद्यपि संभव कष्ट उसके समुदाय की स्मृति में रहता है और चिंता अधिक रहती है। जो पाबंदियाँ और मनाही गर्भ धारण करने वाली महिला के इर्द गिर्द रीति रिवाज के रूप में होती है, वे चिंता को कम करती हैं। वह महिला जो सारी पाबंदियों को मानती है और सारे रीति रिवाजों का पालन करती है, वह किसी भी अनहोनी को अपने से दूर रखती है। उसे दूसरी ताकतें मिलती हैं क्योंकि गर्भावस्था के अनेक रीति रिवाजों में दूसरों की सहभागिता होती है, मुख्य रूप से उसके पति की, फिर उसके रिश्तेदारों की और फिर उसके समुदाय के अन्य सदस्यों की। इनमें से कुछ औपचारिकताएं अच्छी और प्रशंसनीय होती हैं, दूसरी जादुई, लेकिन वे सभी उसकी सुरक्षा की भावना को ताकत देते हैं और उसके विश्वास को बल देते हैं कि वह गर्भावस्था को संभाल रही है, न कि वह उसे। इस तरह की देखभाल पुरानी मान्यताओं वाली बातें हमारे अति विवेकपूर्ण और अस्पष्ट जीवन शैली में भी देखी जा सकती है। मेरा एक परिचित विश्वविद्यालय का ग्रेजुएट अपनी पत्नी की गर्भावस्था के समय उसके पास इस तरह रहता था जैसे वह उसके सत्र का यानी सेशन का कार्य हो। ध्यानपूर्वक उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था। उसे जन्म देने के पूर्व का व्यायाम कराता रहता था, जैसे कि उसे उस रस्म को निभाना था जैसे एक बच्चे के जन्म के पहले का वह एक साहसिक कारनामा था। वह शांतिपूर्वक किसी भी परिस्थिति का सामना करने को तैयार हो देखभाल करता था। उसकी पत्नी भी बच्चे के जन्म के पहले बच्चे का सामान और उसके कपड़ों को खरीदने को अपशकुन मानने के पुराने अंधविश्वास को मानती रही। और इस तरह ईश्वर का भेजा मेरा एक बच्चा संसार में बिना खटोला या नैपकिन के आया। बहुत प्रयास किया गया था माँ को अपने बच्चे का आनंद लेने का हर अवसर देने का, लेकिन बिना दवा या चिकित्सा के महीनों रहने के कारण अस्पताल को विश्वास नहीं हुआ कि वह प्रसव दूसरे चरण में थी, जब तक कि उसकी बेटी का सर नहीं निकला। अस्पताल के कर्मचारी स्तनपान के इतने खिलाफ थे कि माँ और बच्ची ने 2 दिनों बाद अस्पताल छोड़ा। बच्चे के जन्म के समय वास्तव में कोई उपस्थिति नहीं हुई। अतकनीकी समाज में किसी आकस्मिक दुर्घटना को छोड़कर जन्म के समय लोगों की उपस्थिति होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चे और माँ की मृत्यु की दर पारंपरिक जन्म से अधिक होती है, लेकिन मृत्यु होने के डर की चिंता में हमने बहुत जो जिंदा रह जाते हैं उनके अनुभव के महत्व को मिटा दिया होगा। 1978 में लंदन में छपे द प्लेस ऑफ बर्थ के लेख के अनुसार कोई भी इनकार नहीं करेगा कि हर बच्चा और विशेषकर हर माँ की मृत्यु एक अत्यंत दुखदायक घटना होती है, जिसे जहाँ तक संभव हो रोका जाना चाहिए। जो प्रसव की आधुनिक देखभाल जिसे अस्पताल के वातावरण में विकसित किया गया है, कम से कम अंशतः जिम्मेवार है माँ की। और
जन्म के पहले बच्चे की मृत्यु दर में बीते 50 वर्षों में आई बड़ी गिरावट के लिए। लेकिन यह सवाल उठाना गलत नहीं होगा कि हमारी वर्तमान प्राथमिकता किसी भी कीमत पर इस दर को कम से कम करने की होनी चाहिए, जब उसमें उन चीज़ों को छोड़ने की बात नहीं है जिन्हें स्वतंत्र मनुष्यों ने अपनी जान से अक्सर अधिक महत्वपूर्ण माना है, जैसे कि अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत चयन अपने मूल्यों के अनुसार। कितने समाजों में महिलाएं अभी भी विवाह के बाद अपनी माँ के घर से अपनी सास और अपने पति के भाइयों की पत्नियों के घर रहने जाती हैं। यह मानव विज्ञान की सच्चाई है कि वैसी महिलाएं अपने नए परिवार की सदस्य तब तक नहीं बनती जब तक उन्होंने एक बच्चे को जन्म नहीं दिया हो। यदि हम विचार करें कि वैसे समाजों में संभवतः व्यवस्थित विवाह की औपचारिकता निभाई गई थी, तो यह समझने वाली बात है कि दुल्हन भी संतान की इच्छा रखती है और उसे वही गहरा रिश्ता देगी जैसा वह अपनी माँ के साथ रखती है। ऐसी मान्यताओं की पश्चिमी व्याख्या है कि वे पिछड़े, क्रूर और गलत हैं। यह मान लिया जाता है कि पति पत्नी के बीच का शारीरिक संबंध अनिवार्यता और शोषण है और सभी सासें अन्याय करती हैं और बदले की भावना रखती हैं। वे महिलावादी जो खुली सोच में विश्वास रखती हैं, उनके रास्ते में एक बहुत बड़ी कठिनाई होती है और उन महिलाओं से भी सीखना चाहती हैं जो अभी भी महिला समाज के अंदर रहती हैं। वह है उन महिलाओं का मौन विरोध में चले जाना जब वे उन भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भाग ले रही होती हैं जहां वे धारा प्रवाह नहीं बोल सकती हैं। सूडानी सरकार की महिला अधिकारियों ने मुझे बताया कि यद्यपि यात्राएं शानदार होती थीं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाना बंद कर दिया था क्योंकि उनसे विचार विमर्श नहीं किया जाता था, बल्कि उन्हें उनके जीवन के विषय में बताया जाता था। इसलिए पश्चिम में हम इसे अपमानजनक कहेंगे कि किसी महिला को अपना नाम खो दे और अपनी पहली संतान को जन्म देने के बाद उसकी माँ के नाम से जानी जाए। यद्यपि बेशक हम लोगों में से बहुत महिला की पहचान विवाह के समय पति की वंशावली के नीचे होने का विरोध नहीं करते हैं। अनेक पारंपरिक समाजों में माँ और बच्चे का संबंध पति और पत्नी के संबंध से अधिक महत्वपूर्ण होता है। बेशक उस समाजों में बच्चे का परिवार के अन्य सदस्यों से संबंध भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है या उससे अधिक ही महत्वपूर्ण होता है। 1976 में जेसी कॉल्डेल के लिखे लेख के अनुसार बहुत सारी सामाजिक मान्यताएं बच्चे और उसके माँ बाप के बीच के संबंधों की कीमत पर अन्य रिश्तों से संबंधों को अधिक महत्व दे सकती हैं। उसकी चाची और चाचा के उससे अधिक नज़दीकी लगाव को लोगों के बीच दिखाया जा सकता है। अफ्रीका और भारत के अनेक पारंपरिक समाजों में जैविक परिवार को जानबूझकर कमज़ोर किया जाता है, दूर रखने से या माँ बाप को वास्तविक रूप से अलग करने से, ताकि परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ती रहे। बच्चे माँ बाप के चाहने पर जन्म नहीं लेते हैं, बल्कि समूचे समूह के दबाव के कारण। वह महिला जो अपने साथियों की उत्सुकता को एक बच्चे को जन्म देकर संतुष्ट करती है, अनूठे ढंग से खुशियां मनाते हुए देख अपनी उपलब्धि को सफलता मानती है। इसके विषय में एक सिलहटी महिला कहती है, यदि एक लड़की भाग्यशाली है और उसके माता पिता जिंदा हैं और वह अपनी गर्भावस्था के अंतिम महीने में अपनी माँ के घर जाती है और वहाँ बच्चे के जन्म के बाद लगभग 3 महीने तक वहाँ रहती है, वहाँ उसे बहुत प्यार मिलता है और उसकी अच्छी देखभाल होती है। उससे पूछा जाता है, तुम क्या खाना पसंद करोगी, तुम क्या पसंद करती हो, हमेशा उसकी देखभाल होती है। गर्भावस्था एक समारोह मनाने जैसा होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो वह समूचे परिवार के लिए खुशी का अवसर होता है। नामकरण समारोह अत्यंत खूबसूरत होता है। यह बच्चे के 7 दिन का हो जाने पर होता है। उसके लिए एक नई पोशाक लाई जाती है और उसकी माँ के लिए एक नई साड़ी। देर रात तक गाना बजाना और खाना पीना चलता है। महिलाएं और युवतियां एकत्र होती हैं और गीत गाती हैं। हल्दी और लहसुन की मालाएं पहनी जाती हैं दुष्ट आत्माओं को दूर रखने के लिए। उसी समय नामकरण किया जाता है। समारोह लड़की या लड़का के जन्म के लिए मनाया जाता है। बेशक लड़का के जन्म को अधिक शुभ माना जाता है, लेकिन लड़की के जन्म को भी उसी उल्लास के साथ परिवार की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। हम साथ बैठते हैं और पान खाते हुए गाते हैं। हम में से कोई अविवाहित युवती हो सकती है, अन्य 40 या 50 वर्ष की उम्र दराज महिलाएं होती हैं। खूब चुटकुले सुनाए जाते हैं और खूब हंसी मजाक होता है। लोग पान खाते हुए गाते
कितने प्यारे और दिलचस्प दिखते हैं। पुरुष अधिक हिस्सा नहीं लेते हैं, वे आते हैं और बच्चे को देखते हैं, लेकिन रात में गाना होता है तो सभी महिलाएं ही होती हैं। गीत सरल होते हैं और शायद ही लिखे होते हैं, वे बंगाल की महिलाओं के जीवन के विषय में होते हैं। गर्भावस्था के पुरस्कार के अन्य मामलों की तरह इस मामले में महिला अपने घर अपनी माँ और बहनों से मिलने जाती है। बीते समय के वर्णन का स्वर जो स्पष्टतः गुलाब से जुड़ा होता है, उस विरोधाभास का परिणाम हो सकता है जो वह युवती इंग्लैंड में देखती है। दूसरी एशियाई महिला जिसे अमृत विल्सन की पुस्तक में स्थान मिला, बांग्लादेश में बच्चे की परवरिश की वैसी ही लुभावनी तस्वीर पेश करती है। अमृत विल्सन के अनुसार बांग्लादेश में 5 या 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल समूचे परिवार द्वारा की जाती है। संयुक्त परिवार के सभी बच्चों की देखभाल एक साथ होती है। उन्हें नहलाने के लिए एक तालाब पर संभवतः परिवार की एक बहू द्वारा ले जाया जाता है और वह उन सबों को नहलाती है। फिर वे सभी अंदर जाकर भोजन करने के लिए बैठते हैं। संभवतः सबसे छोटी बहू खाना बनाती है, दूसरी महिला उन्हें खिलाती है। जहाँ तक खेलने की बात है, बच्चे घर के बाहर प्राकृतिक चीज़ों के साथ खेलते हैं। यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि एशियाई बच्चे खिलौनों के साथ नहीं खेलते हैं। बांग्लादेश में उन्हें खिलौनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वे स्वयं अपनी सरल चीज़ें बनाते हैं। दोपहर में वे रूपथोका अर्थात परियों की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। संभव है कोई पसंदीदा चाची होगी जो उन्हें ये कहानियाँ सुनाती होगी। लेकिन रात में जब उन्हें नींद आती है तो वे हमेशा अपनी माँ के पास जाकर उनकी गोद में सो जाते हैं। लेकिन दूसरी महिलाएं बहुत मदद करती हैं और वास्तव में वे बच्चों के साथ इतना मजबूत रिश्ता रखती हैं कि यह कहना असामान्य नहीं होगा कि उन्हें बड़ी माँ या छोटी माँ कहा जाता है। सभी तकनीकी परिवर्तन सामाजिक समस्याएं खड़ी करती हैं। पश्चिमी दवा का पारंपरिक समाजों पर प्रभाव अन्य सभी गंभीर समस्याओं की तरह आधुनिकीकरण की एक अत्यंत गंभीर समस्या है। सफ़ेद वर्दी वालों यानी अस्पताल के डॉक्टरों का स्थान बहुत ऊंचा है और उनकी त्वचा के अंदर जाने वाली चमत्कारी सुइयों का संपूर्ण अपेक्षाएं अत्यधिक होने के कारण आक्रामक प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं और मरीज इतना कमज़ोर होता है कि वह उनका विरोध नहीं कर पाता। एलोपैथी डॉक्टर किसानों कृषक समाज के बीच महंगी दवाओं, चमचमाते उपकरणों और अत्यधिक बिजली पर निर्भर करते हैं जो उन्हें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते। जहाँ विदेशी सहायता ने हमारे धर्म का जो मंदिर अस्पताल के रूप में स्थापित किया है, उसे गंभीर परिणामों को दिखाने का एक रिवाज बनाना चाहिए। शीला किंजितकर दक्षिण अफ्रीका के एक बहुत बड़े बंटू मरीजों के अस्पताल में गई और उन्होंने यह सब देखा। प्रसव वार्ड चीखती कराती महिलाओं से भरा हुआ था। अधिकांश अकेली थीं। ऑक्सीटोसिन ड्रिप्स और पंप्स चारों तरफ इस्तेमाल किए जा रहे थे। यह पुराने अफ्रीका और पश्चिम की नई टेक्नोलॉजी का मिलन स्थल था। फर्श पर खून इस तरह फैला हुआ था जैसे बलि दी गई हो और बंटू नर्सों ने उसे इस तरह छोड़ा हुआ था जैसे कि वे धरती के आशीर्वाद के गवाह हों और वे टेक्नोलॉजी के अति आधुनिक उपकरणों में व्यस्त थी और जितना संभव हो सके उतना प्रसव पीड़ा से कराती महिलाओं की उपेक्षा करती रहीं। और वह उतना कठिन कार्य नहीं था क्योंकि वे समान भाषाएं नहीं बोलती थीं। यहाँ जन्म सामान्य से कोसों दूर था और यह इस तरह किया जाता था जैसा मैंने अमेरिका के अस्पतालों में देखा था, जो उन अश्वेत मरीजों के लिए था जो बड़े शहरी बस्तियों से आते थे। यदि हम जन्म को चरम कठोरता व्यक्तिगत अनुभव से व्यक्तिगत तबाही की ओर चलें तो बहुत कम फर्क पड़ता है कि परिणाम तो अधिक संभव है एक जिंदा बच्चा ही होगा। महिलाएं लंबे समय तक अपना शरीर और दिमाग इस क्रूरता के लिए नहीं देना चाहेंगी, विशेषकर यदि घर में बच्चे का स्वागत करने के लिए माँ के साहस की प्रशंसा करने और उनके बच्चे की देखभाल करने में सहायता करने वाला कोई नहीं हो। जितना कि हम महसूस करते हैं, वास्तव में कृषक समाज उससे अधिक समझदार होता है और वे हमें और हमारे तरीकों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं।
जितना हम सोचते हैं उससे अधिक उन्होंने हमारे क्रोमियम प्लेटेड टेक्नोलॉजी के आने का सफलतापूर्वक विरोध किया है। उन्हें मालूम है कि पारंपरिक जन्मस्थलों में अधिक मौतें होती हैं, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि मृत्यु से भी बुरी दशा होती है। इसके बावजूद जो हमारी टेक्नोलॉजी को हर झोपड़ी और गंदी बस्ती में जाने से रोकती है वह है गरीबी। पश्चिमी टेक्नोलॉजी का पूरा वर्चस्व है। कुछ महिलाओं की चेतावनी के स्वर हमारी मशीनों के चलने की गड़गड़ाहट के शोर में नहीं सुने जा सकते, जो शायद सही भी है, क्योंकि यदि हम बच्चे को जन्म देने के गौरव को कुचलने में सफल होंगे तो जनसंख्या विस्फोट होगा। तो दोस्तों, यह चैप्टर बहुत लंबा था और आपने संयम के साथ सुना और एक दो बार आप सुनेंगे तो आपको यह चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, और यदि आपने नहीं किया है और यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं वादा करता हूं कि आने वाले समय में मैं अच्छे और ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके लिए बनाकर लाता रहूँगा। थैंक यू।